नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर होली और अन्य त्योहारों के सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने को कहा। देश में कोविड टीकाकरण की संख्या 5 करोड़ पार हुई। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले और असम के दरांग जिले में रैलियों को संबोधित किया। संसद में वित्त विधेयक पारित। भविष्य निधि अंशदान पर ब्याज में कर छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की गई। संसद ने स्वास्थ्य देखभाल और उससे संबंधित पेशेवर कर्मियों के राष्ट्रीय कमीशन से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ के सिलसिले में समारोह में भाग लेने के लिए 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश की यात्रा पर जाएंगे। बिहार में लाभार्थियों को 10 करोड़ आयुष्मान कार्ड सौंपे गए और नई दिल्ली में आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में भारत के निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीता। समाचार संध्या में निखिल कुमार के साथ मैं लवली निगम। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों से होली, शब-ए-बारात, बिहू, ईस्टर और ईद उल फित्र के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव आरती आहूजा ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि इस समय कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन न करने पर अब तक की उपलब्धि पर पानी फिर सकता है। दिल्ली प्रशासन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण होली और शब-ए-बारात सहित अन्य त्योहारों के सार्वजनिक स्थलों पर मनाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस सहित अन्य एजेंसियों को निर्देश दिया है कि आगामी त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थानों, बाजारों और धार्मिक स्थलों पर भीड़ एकत्र न होने दें। दिल्ली सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए कल RT-PCR जांच कराने के निर्देश दिए। ये आदेश हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डों पर लागू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड टीके की 2 खुराकों के बीच जो अंतराल बढ़ाया गया है वो केवल कोविशील्ड टीके के लिए है। कोवैक्सीन के लिए यह अवधि नहीं बढ़ाई गई है। देश में कोविड टीकाकरण के तहत इन्हीं 2 टीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने संवाददाताओं से कहा कि कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच अंतराल का पहला टीका लगने के बाद 4 से 8 सप्ताह कर दिया गया है। पहली और दूसरी डोज के बीच का अंतराल है, जो कि पूर्व में 4 से 6 वीक हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 4 से 8 वीक कर दिया जाए। अगर अंतराल 2 डोजेस के बीच कोविशील्ड के 4 से 8 हफ्ते का है तो किसी भी बेनिफिशियरी के पास ये चॉइस है कि वो 4थे हफ्ते में जाएं, 5वें हफ्ते में जाएं या उसके बाद जाएं। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस ये कहता है कि आपको मिलने वाला प्रोटेक्शन बढ़ जाता है अगर दूसरी डोज आप 6ठे, 7वें या 8वें हफ्ते में लगवाएं। कोवैक्सीन के मामले में 2 खुराकों के बीच अंतराल 4 से 6 सप्ताह का ही रहेगा। श्री भूषण ने बताया कि सरकार ने 45 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को भी 1 अप्रैल से कोविड टीका लगाने की अनुमति दे दी है। 1 अप्रैल से कोई भी नागरिक जो 45 बरस या उससे अधिक आयु के हैं वो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। अब कोमॉर्बिडिटीज की शर्त को हटा दिया गया है। ये भी कहा गया कि इस प्रक्रिया के लिए जो रजिस्ट्रेशन है कोविन पर वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। ये निर्णय इसलिए लिया गया है
कि हमारे देश में कुल कोविड मृत्यु का 88% मृत्यु उस आयु वर्ग में है जो 45 बरस से अधिक के हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि आज सुबह 10 बजे तक देश भर में 5 करोड़ 8 लाख से अधिक कोरोना टीके लगाए जा चुके थे। कोविड मरीजों की संख्या में हाल में वृद्धि का जिक्र करते हुए श्री राजेश भूषण ने कहा कि महाराष्ट्र और पंजाब में नए मरीज बड़ी तेजी से बढ़े हैं, जो चिंता का विषय है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 28,699 लोग संक्रमित हुए और पंजाब में संक्रमितों की संख्या 2,254 रही। देश भर में इस समय महामारी के 3,68,000 से अधिक मरीजों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का 3.14% है। नीति आयोग के स्वास्थ्य संबंधी मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त टीके हैं। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर भी पर्याप्त संख्या में टीके पहुंचा दिए गए हैं। टीके लगाने का काम सुचारू रूप से चल रहा है और किसी भी मामले में कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर के लिए नाम वापस लेने की तारीख दी जाने के बाद चुनावी परिदृश्य स्पष्ट होता जा रहा है। तमिलनाडु और केरल तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एक चरण में मतदान होना है और वहां चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। असम में 27 मार्च को मतदान के पहले दौर में विधानसभा की 47 सीटों के लिए 269 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उधर पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 30 सीटों के लिए 191 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होना है। असम और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को होगा और इस दिन असम की 39 और पश्चिम बंगाल की 30 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों में तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा, जिसमें असम की 40 और पश्चिम बंगाल की 31 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 6 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। केरल में 140 सीटों वाले विधानसभा के लिए 957 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों के लिए 4,125 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। पुडुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों के लिए 324 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव के साथ साथ तमिलनाडु में कन्याकुमारी लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए 12 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि केरल में मल्लपुरम लोकसभा सीट के लिए 6 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल में बने कृषि कानूनों से किसानों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। असम में सीपाझर में आज चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि संबंधी कानूनों से भंडारण और शीत भंडारण सुविधाओं का विस्तार होगा तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी तेजी आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में इसलिए निवेश कर रही है ताकि असम के दरांग जिले समेत पूरे राज्य में किसानों और युवाओं को इसका फायदा मिले। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार ने असम की तेजी से प्रगति के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में असम को बेहतर बुनियादी ढांचे का और अधिक फायदा मिलने लगेगा।
प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अस्थिरता, हिंसा, विश्वासघात और घुसपैठ का पर्याय बन गई है। श्री मोदी ने लोगों को आगाह किया कि वे कांग्रेस के कथित झूठे वादों पर भरोसा न करें, क्योंकि पार्टी का सत्ता हासिल करने के अलावा और कोई सरोकार नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में आशौल परिवर्तन की जरूरत है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले में कांथी में एक जनसभा में श्री मोदी ने दावा किया कि बंगाल का हर परिवार कह रहा है कि 2 मई को ममता बनर्जी की सरकार बदल जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। एक रिपोर्ट। घोषणा पत्र में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने और प्रतिमाह 3,500 रुपए कल्याण पेंशन बढ़ाने का वादा किया गया है। सबरीमाला में आस्था और परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाने, लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने और केरल को आतंक मुक्त तथा भुखमरी मुक्त राज्य बनाने का भी वादा किया गया है। इसमें सभी के लिए मकान, पेयजल और बिजली उपलब्ध कराने, स्कूली छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने तथा गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को 6 निःशुल्क गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया गया है। श्री जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्र की परियोजनाओं का श्रेय ले रही है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेरे घेरे आए बदरा घन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर होली और अन्य त्योहारों के सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने को कहा। देश में कोविड टीकाकरण की संख्या 5 करोड़ से पार हुई। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में और असम के दरांग जिले में रैलियों को संबोधित किया। संसद में वित्त विधेयक पारित। भविष्य निधि अंशदान पर ब्याज में कर छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की गई। संसद ने स्वास्थ्य देखभाल और उससे संबंधित पेशेवर कर्मियों के राष्ट्रीय कमीशन से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ के सिलसिले में समारोह में भाग लेने के लिए 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे और नई दिल्ली में ISSF विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में भारत के निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीता। संसद ने वित्त विधेयक 2021 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया और इस तरह संसद का बजट संबंधी मुख्य कामकाज पूरा हो गया है। वित्त विधेयक 2021 पर चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन उपलब्ध कराते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को नीतिगत शिथिलता और विदेशी निवेश पर आधारित वित्तीय व्यवस्था से मुक्त किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए शासन के दौरान देश में आर्थिक कुव्यवस्था थी और नरेंद्र मोदी सरकार को मुद्रास्फीति विरासत में मिली थी, जिस पर रोक लगा दी गई है।
सरकार ने बजट में प्रस्तावित भविष्य निधि अंशदान पर अर्जित ब्याज पर कर से छूट की सीमा कुछ खास मामलों में 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए वार्षिक कर दी है। वित्त विधेयक 2021 पर कल लोकसभा में बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कर मुक्त सीमा को भी संशोधित कर 5 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया है, लेकिन ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि 5 लाख तक के अंशदान में मूल वेतन के 12% की वैधानिक सीमा से अधिक अंशदान नहीं किया गया है। संसद ने स्वास्थ्य देखभाल और उससे संबंधित पेशेवर कर्मियों के राष्ट्रीय कमीशन से संबंधित विधेयक को पारित कर दिया है। इस विधेयक में इस तरह के पेशेवर स्वास्थ्य कर्मियों की शिक्षा और उनके द्वारा प्रैक्टिस करने को मानकीकृत और विनियमित करने की व्यवस्था है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक में चिकित्सा से संबंधित इन कर्मियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने का भी प्रावधान है। विधेयक में संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों के तौर पर उन सहयोगियों और तकनीशियनों को परिभाषित किया गया है जो कि किसी भी बीमारी और चोट के उपचार के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं। इस विधेयक के तहत इन पेशेवरों को डिप्लोमा या डिग्री धारक होना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य पेशेवरों में वैज्ञानिक, चिकित्सक और अन्य पेशेवर शामिल होंगे जो निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। इस विधेयक के तहत इस तरह के पेशेवरों को डिग्री धारक होना चाहिए। विधेयक के पारित होने के बाद राज्य सरकारें राज्य स्वास्थ्य परिषद का गठन करेंगी। इसके तहत ऐसे किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य पेशेवर के तौर पर अभ्यास करने की अनुमति नहीं है जो कि राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य के रजिस्टर में दर्ज नहीं है। जो भी व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने आज एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए 10 करोड़वां आयुष्मान कार्ड बिहार के एक निवासी को प्रदान किया। गोपालगंज जिले के 25 साल के इरफान अली ने ये कार्ड प्राप्त किया। ये शानदार उपलब्धि आपके द्वार आयुष्मान अभियान का नतीजा है, जिसे इस कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च से बांग्लादेश की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। वे वहां बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्मशती समारोह के समापन और पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। विदेश सचिव हर्ष वी श्रृंगला ने बताया कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री का बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। This is the first visit of the Prime Minister of the onset of COVID pandemic. During his 2-day program, the Prime Minister will call on His Excellency Mr. Abdul Hamid, President of Bangladesh. He will hold restricted and delegation talks with Prime Minister Sheikh Hasina. Dr. A.K. Abdul Momen, Foreign Minister of Bangladesh, will call on the Prime Minister. The Prime Minister will also interact with diverse groups of Bangladesh's polity and society. This will include representatives of the ruling 14-party alliance, the opposition party in the Jatiyo Samsad, which is the Bangladesh Parliament. दिल्ली में निशानेबाजी विश्व कप के छठे दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते। भोपाल के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में और चिंकी यादव ने महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। ये दोनों निशानेबाज पहले ही ओलंपिक कोटा हासिल कर चुके हैं। भारत ने टूर्नामेंट में 9 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं और वो शीर्ष पर है। अमेरिका दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कल से आम लोगों और पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन विश्व विख्यात डल झील के किनारे जबरवन पहाड़ियों की घाटी में स्थित है, जहां रंग बिरंगे फूलों का इंद्रधनुष दर्शकों का मन मोह लेता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में जनता से जम्मू कश्मीर का दौरा करने और श्रीनगर स्थित ट्यूलिप उद्यान महोत्सव का आनंद लेने के लिए आह्वान किया है, जहां आजकल 64 से भी अधिक किस्मों के 15 लाख फूल पूरी तरह से खिल चुके हैं। श्री मोदी ने अपने ट्वीट में जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अतिथि भाव का भी वर्णन किया है। इस बीच चल रहे कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा पर्याप्त उपाय किए गए हैं। प्रशासन ने यह भी निर्णय लिया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना फेस मास्क के उद्यान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और महामारी के संक्रमण से बचने के लिए अन्य दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करना होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। और अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी।
आज राज्यसभा में वित्त विधेयक 2021 पर चर्चा शुरू हुई। इसी दौरान राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने बिहार विधानसभा में हुए हंगामे और विपक्षी दलों के विधायकों को सदन से बाहर निकालने के दौरान हुए दुर्व्यवहार का मामला उठाना चाहा, लेकिन सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसे राज्य का विषय बताते हुए इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद वित्त विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा में विपक्ष ने सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि कोविड महामारी आने से पहले ही अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी थी और केंद्र अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए कोरोना की आड़ ले रही है। हालांकि सत्ता पक्ष ने सरकार के विभिन्न कदमों की सराहना करते हुए दावा किया कि पिछले एक साल का समय सिहरन पैदा करने वाला और एक दुस्वप्न जैसा था तथा राजस्व में भारी कमी आने के बाद भी सरकार ने जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया। कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने चर्चा की शुरुआत करते हुए आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था महामारी के पहले ही खराब दौर से गुजर रही थी, लेकिन स्थिति में सुधार के लिए बजट में कोई खास प्रावधान नहीं किया गया। हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस पर सबसे ज्यादा कर ले रही है, जिससे आम लोगों पर भारी बोझ पड़ा है और वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सिलेंडर रिफिल नहीं करा रहे हैं और जलावन की ओर लौट रहे हैं। भाजपा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार ने आम लोगों पर कोई नया कर नहीं लगाया और लोगों को राहत देने की पूरी कोशिश की है। कर्मचारी भविष्य निधि में 5 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करने पर कर के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत 8% का ब्याज मिलता है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि सरकार द्वारा पेश किए गए बजट प्रावधानों से देश की आर्थिक व्यवस्था और खराब होगी, गरीब और गरीब होगा और बेरोजगारी की दर तेज होगी। द्रमुक के टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद हर बजट में जनता को सब्ज बाग दिखाए गए, लेकिन उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी ने कहा कि बजट का सबसे सकारात्मक पहलू भविष्य निधि पर ब्याज को कर मुक्त रखने के संबंध में कर्मचारी के अधिकतम वार्षिक योगदान की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करना है। आज राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर अन्ना द्रमुक के सदस्य ए मोहम्मद जान को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही उनके सम्मान में 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। मोहम्मद जान का मंगलवार को निधन हो गया था। वे 72 वर्ष के थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की झरना दास वैद्य ने बजट प्रावधानों की आलोचना करते हुए कहा कि ये बाजार हित में है, न कि आम जनता के हित में। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश पर चिंता जताई और इसके संभावित दुष्परिणामों से सरकार को आगाह किया। भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि निजीकरण को लेकर सरकार की आलोचना कर रही पार्टी नीति सरकार ने ही 2007 में निवेश को बढ़ावा देने की बात की थी। विपक्षी सदस्यों की टोकाटाकी के बीच सिंधिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार अपने अधूरे सपने को ही पूरा कर रही है। वित्त विधेयक पर चर्चा में समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, जनता दल यूनाइटेड के रामनाथ ठाकुर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल, कांग्रेस के जयराम रमेश, राजीव सातव और नीरज डांगी, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, अर्पिता घोष और शांतनु सेन, बीजेपी के सुजीत कुमार, आम आदमी पार्टी के नारायण दास गुप्ता, आईयूएमएल के अब्दुल वहाब, तेदेपा के कनक मेदला रविन्द्र कुमार, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने वित्त विधेयक के बारे में अपना नजरिया रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्त विधेयक 2021 में राज्यसभा में हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि कर व्यवस्था में कुछ बदलाव किए हैं, जिनका मकसद कारोबार करने की सुगम करना है। और अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवरुल हक। लोकसभा ने आज राष्ट्रीय सहबद्ध एलाइड और स्वास्थ्य देखरेख वित्तीय आयोग विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान की। इसमें विधेयक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के पेशेवरों की शिक्षा और सेवाओं के मानकों का विनियमन करने के प्रावधान है। विधेयक पेश करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये विधेयक सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख करने वाले पेशेवरों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख करने वाले पेशेवर चिकित्सा क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनका योगदान डॉक्टरों से अधिक नहीं तो कम भी नहीं है।
ये विधेयक इस क्षेत्र के नियमन और इस पेशे से जुड़े लोगों को सम्मान प्रदान करने की दृष्टि से लाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य देखरेख कार्यकर्ताओं, लैब टेक्नीशियनों सहित सहबद्ध तथा स्वास्थ्य देखरेख करने वाले पेशेवरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये विधेयक राज्यसभा में पारित हो चुका है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि अगले कुछ वर्षों में इस दुनिया में स्वास्थ्य कर्मियों की काफी संख्या में कमी होगी। ऐसे में इस तरह की संस्था से इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस आयोग में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी की गई है। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के बालूभाऊ धानोरकर ने कहा कि इस विधेयक में ऐसे प्रावधान करने चाहिए कि मरीजों के हितों से कोई खिलवाड़ न हो सके। उन्होंने कहा कि देश में चिकित्सक और आबादी का अनुपात बहुत कम है, ऐसे में इसे बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 2 साल की बजाय 3 या 4 साल का होना चाहिए। भाजपा के सुभाष भामरे ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के बनने के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च को बढ़ाया गया है। इस साल भी स्वास्थ्य बजट में 137% की बढ़ोतरी की गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं और ये विधेयक भी ऐसा ही एक कदम है। बीजू जनता दल के भर्तृहरि महताब ने कहा कि इस विधेयक से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को चिकित्सक केंद्रित से मरीज केंद्रित बनाने का प्रयास हो रहा है। महताब ने उम्मीद जताई कि स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाओं के सम्मान देने के लिए देश में एक ठोस व्यवस्था होगी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की बीवी सत्यवती, जनता दल यूनाइटेड के आलोक कुमार सुमन, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, भाजपा के मनोज राजौरिया और प्रीतम मुंडे, बहुजन समाज पार्टी के रितेश पांडे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद फैजल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल और कुछ अन्य सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। लोकसभा में आज किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को भी चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बाल कल्याण समितियों को ज्यादा ताकत दी जा रही है। इससे बच्चों के बेहतर ढंग से संरक्षण में मदद मिलेगी। श्रीमती ईरानी ने कहा कि देश के 7,000 से अधिक बाल संरक्षण गृहों का मुआयना किया गया। इन बाल गृहों के ऑडिट में कुछ गंभीर कमियां पाई गई। 29% बाल गृहों को तो पंजीकृत भी नहीं किया गया था और कई बार बाल गृहों से यौन शोषण की खबरें भी आई। इस स्थिति को देखते हुए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। श्रीमती ईरानी ने बताया कि बच्चों के संरक्षण को केंद्र बिंदु में रखकर जिला मजिस्ट्रेट को निगरानी और कानून के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी जा रही है। इसके माध्यम से बच्चों के संरक्षण के ढांचे को जिलावार और प्रदेशवार मजबूत बनाने के उपाय किए गए हैं। इन प्रस्तावित संशोधनों में जेजे अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने के मुद्दे को जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है ताकि ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सके और जवाबदेही तय की जा सके। जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम के तहत और अधिक सशक्त बनाने का कानून के सुचारू क्रियान्वयन का भी अधिकार दिया गया है, जिससे संकट की स्थिति में बच्चों के पक्ष में समन्वित प्रयास किए जा सकें। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस की परनीत कौर ने कहा कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि कानून के प्रावधानों का पूरी संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वयन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक में बाल संरक्षण की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट को दी गई है, जबकि सबको पता है कि जिला अधिकारियों के पास पहले से ही बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। उन्होंने सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। भाजपा की अपराजिता सारंगी ने कहा कि 2015 के जेजे कानून के क्रियान्वयन के दौरान जमीनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नया संशोधन विधेयक लाया गया, जो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि किशोर न्याय व्यवस्था का दायरा बढ़ाने की जरूरत है ताकि बच्चों का उचित ढंग से संरक्षण हो सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर होली और अन्य त्योहारों के सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने को कहा। देश में कोविड टीकाकरण की संख्या 5 करोड़ के पार हुई। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले और असम के दरंग जिले में रैलियों को संबोधित किया। संसद में वित्त विधेयक पारित। भविष्य निधि अंशदान पर ब्याज में कर छूट सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की गई। संसद ने स्वास्थ्य देखभाल और उससे संबंधित पेशेवर कर्मियों के राष्ट्रीय कमीशन से संबंधित विधेयक पारित किया। आयुष्मान योजना के तहत
10 करोड़वां आयुष्मान कार्ड बिहार के एक लाभार्थी को दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ के सिलसिले में समारोह में भाग लेने के लिए 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश की यात्रा पर जाएंगे। और नई दिल्ली में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में भारत के निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।